हूती और हिजबुल्ला ईरान से है बड़ा खतरा। मिशन की शुरुआत यमन पर बरसेगी आग। भारत के लिए चेतावनी, हूती से अब है ठनी। थ्री फ्रंट है वॉर, इजराइल मचाएगा हाहाकार। एच हूती, हिजबुल्ला और हमास। जी हां, आज की बहस सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। क्या दुनिया एक ऐसे खतरे को नजरअंदाज कर रही है जो धीरे धीरे आर्मी बन चुका है? यमन से उठे हूती विद्रोही आज मिसाइल, ड्रोन और समुद्री हथियारों के दम पर सीधे सऊदी अरब को चुनौती दे रहे हैं, इजराइल को ललकार रहे हैं और रेड सी में दुनिया के व्यापार पर हमला बोल रहे हैं। कामाकाजी ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, समंदर में बिछी बारूदी माइन और रिमोट कंट्रोल धमाकेदार नावें। क्या ये हथियार किसी आतंकी संगठन के हैं या फिर किसी छिपी हुई सेना के? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ हूती की ताकत है या फिर इसके पीछे है ईरान का पूरा खेल? और अगर ऐसा है तो क्या मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुका है एक छाया युद्ध जो कभी भी खुली जंग में तब्दील हो सकता है? क्या हूती अब सिर्फ विद्रोही नहीं बल्कि एक संगठित सैन्य ताकत बन चुके हैं? क्या इनके हथियार दुनिया के लिए नया खतरा है? और क्या यह आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगी या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? इजराइल पर हूती विद्रोहियों ने जो हमले किए हैं, क्या अब वो महज शुरुआत भर हैं? क्या ईरान के साथ मिलकर अब हूती इजराइल पर सबसे बड़ा हमला बोलने वाले हैं? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। यमन से हूती विद्रोहियों ने अपनी मिसाइलों का रुख इजराइल की तरफ कर दिया है और इजराइल में हूती द्वारा लॉन्च्ड मिसाइल ने ज़मीन पर काफ़ी क्षति पहुंचाई है। ऐसे में क्या इजराइल हूती के ऊपर यमन तक जाकर हमला करेगा? ऐसा हो सकता है, लेकिन यह समझना पड़ेगा कि इजराइल से अगर इजराइल की एयरफोर्स टेक ऑफ करके यमन तक जाना चाहती है और सना के आसपास स्थित हूती विद्रोहियों के गढ़ पर हमला करना चाहती है तो 2000 किलोमीटर जाना पड़ता है। यानी जाते वक्त भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा और वापस आते वक्त भी 2000 किलोमीटर वापस आना है, यानी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। तो मिशन जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दूसरी बात है, क्या अमेरिका भी इजराइल की मदद करेगा हूती विद्रोहियों पर हमला करने के लिए? एक संभावना है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन अभी भी अरब सागर में है और अरब सागर से उसके एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर विमान जैसे कि F-18 टेक ऑफ करके यमन तक जा सकते हैं और यमन पे जाकर हूतियों के जो मिसाइल लॉन्चर साइट्स हैं, मिसाइल भंडारण साइट्स हैं, हूती के जो कमांड एंड कंट्रोल एरियाज हैं, उस पर हमला कर सकते हैं। बाब अल मंडब ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जो सुएज कनाल से जाती हुई एक इकोनॉमिक रग, दुनिया के एक इकोनॉमिक रग को रोक सकता है और इसके ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है हूतीज़ का। इज़राइल जब जब अपनी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ता है तो वो हूतीज़, हमास, हिजबुल्ला तीनों के साथ लड़ता है और उनकी जनने वाली ईरान के साथ भी लड़ता है। पिछले 12 दिन के युद्ध में भी यही किया था और इस बार भी वो यही कर रहा है। हिजबुल्ला के साथ लड़ते हुए चाहे उसने कितनी भी चोट क्यों ना खाई हो, सदर्न लेबनान पे अपना वर्चस्व बना लिया है। हमास की कमर उसने 2 साल के युद्ध में ऐसे तोड़ी है, ख़त्म तो नहीं कर पाया लेकिन अब वो उतना घातक भी नहीं रह गया है। अब बच गए हूतीज़। हूतीज़ ने थ्रेट दी है कि अगर लोगों ने कोशिश करी कि वो बाब अल मंडब के थ्रू अपना सामान ले जाएंगे और ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं ईरान के साथ नहीं खड़े होंगे और इज़राइल के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे तो वो ये वाला रास्ता भी बंद कर देंगे। इस लड़ाई के अंदर ईरान के साथ हूतीज़ खड़े हैं और वो इस बार इस थ्रेट को देते हैं। तो दर्शकों, आपने एक्सपर्ट्स की राय जान ली, लेकिन सवाल बहुत अहम है, इसलिए हम देश का सवाल पूछते हैं।
वो सवाल जिस पर हम अगले घंटे लगातार चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ ही वक्त में एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है जो इन तमाम सवालों के जवाब देगा। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि अब इजराइल का अगला मिशन यमन होने जा रहा है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, हूती के हमले तेज होने के बाद क्या इजराइल एक्शन लेगा, क्या एक्शन होने जा रहा है। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, लेबनान में स्ट्राइक के बाद क्या अब यमन पर अटैक होने वाला है, क्या वहां बड़ा हमला होगा। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, क्या अमेरिका इजराइल हूती के खिलाफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन करने जा रहे हैं जैसा कि ईरान के खिलाफ हुआ। सवाल नंबर 5 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, ट्रंप ने हमला रोकने की बात कही थी, फिर 850 यानी 850 टॉमहॉक मिसाइलें क्यों दागी गई ईरान के मुख्तलिफ ठिकानों पर। ये तमाम सवाल होंगे, लेकिन दर्शकों पूरा कंटेंट, पूरा ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप ये समझें कि हूती कितना खतरनाक होने जा रहा है और इजराइल की हालत क्यों खराब है। इजराइल का अब 6 फ्रंट वॉर खुल चुका है, 1 2 3 नहीं 6 फ्रंट से इजराइल पर हमला हो रहा है। एक मुकम्मल एक बड़ा मैप लेकर आए हैं दर्शकों जो आपको पूरी ABCD समझाने जा रहा है और उसके जरिए आप समझेंगे कि आखिरकार किस तरह से इजराइल परेशान हो चुका है और अपनी परेशानी दूर करने के लिए इजराइल किस तरह से अब ग्रेटर इजराइल के अपने कायदे कानून पर काम करने जा रहा है। एक बड़ा मैप आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, बिग बॉल पर वो मैप आएगा और उसके बाद आप ये समझेंगे। देखिए शुरू से शुरू करते हैं, इजराइल का 6 फ्रंट वॉर कैसे हुआ मैं आपको समझा रहा हूं और बता रहा हूं, नीचे पॉइंट्स भी देखते रहिएगा। ईरान, सीरिया, इराक, लेबनान, गाजा, इजराइल, ये जो तमाम मुल्क हैं, यमन, इजराइल यहां पर देखिए अकेला है, लेकिन उस पर हमला कहां से हो रहा है, ईरान भी उस पर हमला कर रहा है, यमन हूती विद्रोही भी मार रहे हैं, गजा से हिजबुल्ला हमास के आतंकवादी भी उस पर हमला कर रहे हैं, लेबनान से हिजबुल्ला उस पर हमला कर रहा है। इसके अलावा गाजा में हमास है, लेबनान में हिजबुल्ला है, यमन में हूती विद्रोही है, सीरिया में शिया मिलिशिया ग्रुप है जो उसको निशाना बना रहा है, इराक में भी शिया मिलिशिया है जो लगातार इजराइल के लिए मुश्किल खड़े कर रहा है और ईरान के साथ तो जंग चल ही रही है। तो छोटा सा एक मुल्क इजराइल, लेकिन उस पर हमला करने वाले तमाम बड़े मुल्कों की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, सीरिया, इराक, लेबनान, गाजा, यमन और ईरान। इन सब से ईरान जद्दोजहद कर रहा है, लड़ रहा है और अब ताजा हमले जो शुरू हुए हैं वो ताजा हमले हूती विद्रोहियों ने किए। यमन की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी गई हैं। बशेरवा उनका एक शहर है जो करीब करीब 2000 किलोमीटर दूर है, वहां पर हमले हुए हैं। और सोचिए कि ईरान तो अपने बैलिस्टिक सुपरसोनिक और ICBM मिसाइल से रॉकेट के जरिए इजराइल पर हमला कर ही रहा है। अब यमन से हूती विद्रोहियों ने भी हमला कर दिया है, हिजबुल्ला भी लगातार हमला कर रहा है और इसीलिए लेबनान में इजराइल ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक ऑपरेशन किया जिसके वजह से हजारों लोग वहां पर मारे गए हैं। हालात वहां पर बहुत खराब हैं। बड़ा सवाल यह है क्या अब अमेरिका इजराइल मिलकर यमन के खिलाफ कोई ज्वाइंट ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अगले कंटेंट पे आते हैं दर्शकों, आपने मैप के जरिए समझ लिया किस तरह से इजराइल 6 फ्रंट वॉर में मुफ्तला है, 6 फ्रंट वॉर में शामिल है। लेकिन अब समझिए ये टेरर के जो 3H है वो कौन है, कैसे हैं, क्यों हम आज बात कर रहे हैं शो में टेरर के 3H, वो कौन कौन से हैं और उनसे कैसे पूरी दुनिया को खतरा है, पूरी दुनिया अब उनके जद में है। एक छोटा आतंकवादी संगठन किसी सेना के माफिक हो चला है। देखिए टेरर के 3H, टेरर नंबर 1 H फॉर हूती, हूती यमन से इजराइल पर हमला कर रहे हैं, भारत के लिए भी खतरा है, कैसे आगे बताऊंगा कार्यक्रम में आपको। टेरर नंबर 2 क्या है, H फॉर हिजबुल्ला, हिजबुल्ला भी लेबनान से लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं, भारत के लिए भी यह खतरा है, आगे बताऊंगा कैसे। तीसरा जो टेरर है, टेरर नंबर 3 H फॉर हमास, हमास अभी शांत बैठा हुआ है गजा फलस्तीन से, लेकिन रह रहकर वो हमले करते हैं। जब से उनके बीच सीज फायर हुआ है तब से हमले थोड़े कम हुए हैं, लेकिन ये प्रॉक्सी है अलग अलग मुल्कों के जो इजराइल को घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ईरान जंग में हूती विद्रोही शामिल हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं, वो भी आपको मैं बताने और समझाने जा रहा हूं दर्शकों, क्योंकि जो नया अपडेट आया है, टॉप 10 वॉर अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं जो ये आपको बताएगा कि हूती आतंकवादी विद्रोही ग्रुप कैसे अब हमला करें इजराइल पर। अपडेट नंबर 1, जंग के 28 दिन बाद हूती विद्रोही भी इसमें शामिल हुए हैं। हूती क्या है, ये ईरान का एक प्रॉक्सी संगठन है जो ईरान के शहर पर इजराइल पर हमला करता है। इजराइल के बेशरवा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। अपडेट नंबर 2, हूती आतंकवादियों ने, हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला किया है, उसकी डिटेल तफसील आपको दे रहा है। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है,
अब देखिए बशरवा से जो दूरी है करीब करीब 2000 किलोमीटर की है, यानी उनकी मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। कितना बड़ा खतरा है ये समझिएगा। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। मिसाइल लॉन्च होते ही एयर डिफेंस सिस्टम ऑन हुआ, यानी इजराइल को जैसे ही पता चला कि मिसाइलें आ रही हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, आयरन बीम एक्टिव हुआ। कई मिसाइलों को हवा में तबाह किया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें टच डाउन हुई हैं, जमीन पर गिरी हैं। उनके बारे में अपडेट अभी आने वाला है। जी हां, अपडेट नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। ईरान जंग के बाद यमन से इजराइल पर यह पहला हमला है। जब से इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद से यह पहली मर्तबा है जब हूती विद्रोहियों ने हमला किया इजराइल के ऊपर। अपडेट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है, लेकिन यह अंदाजा है मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस मिनिस्ट्री इजराइल की आइडिया फोर्सेज ये कह रहे हैं कि यह हमले हूती विद्रोहियों की तरफ से किए गए। अपडेट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, 2023 में इजराइल और समुद्री जहाजों पर हमले किए गए थे। हूती विद्रोहियों ने करीब दर्जन से ज्यादा शिप्स पर हमला बोला था। वो शिप्स जो भारत से जा रही हैं, जो खाड़ी देशों में अपने कच्चे तेल को या अपने सामान को ले जा रहे हैं, अमेरिकन शिप पर, इजराइल की शिप पर हमला हुआ। अपडेट नंबर 9 आपके स्क्रीन पर था। इजराइल ने भी उन पर जवाबी हमला किया है। जवाबी हमला करने के बाद ये और एग्रेसिव हो गए। अपडेट नंबर 10, हमास इजराइल सीज फायर के बाद हूती विद्रोहियों ने हमले रोक दिए थे, लेकिन एक बार फिर से ये एक्टिव हुए हैं दर्शकों, और बहुत खतरनाक तरीके से एक्टिव हुए हैं। बड़ा अपडेट आपको दे दिया, टॉप 10 अपडेट। लेकिन ये हूतीज हैं कौन? ये क्यों परेशान कर रहे हैं इजराइल को? क्या लेना देना है इनका इजराइल से? और कैसे ये ईरान के प्रॉक्सी बनकर इजराइल को परेशान कर रहे हैं? कैसे हिजबुल्लाह, हूती, हमास मुश्किल पैदा करने जा रहे हैं इजराइल के लिए? लेकिन हूतीज हैं कौन, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू से आपको समझाता हूं। फैक्ट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। हूतियों को ईरान का समर्थक माना जाता है। ये प्रॉक्सीज हैं ईरान के, जिनको फंड ईरान करता है। फैक्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं हूतीज के बारे में, जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है। हूती एक शिया मुस्लिम समूह है, ईरान भी एक शिया मुल्क है। तो समझिए किस तरह का इनके बीच केमिस्ट्री है, जिसकी वजह से इजराइल परेशान है। फैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। इसके संस्थापक का नाम हुसैन बदरुद्दीन अल हूती था, जिसके नाम पर इस संगठन का नाम हूती पड़ा। फैक्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। 90 के दशक में हूतीज ने राइज करना शुरू किया, इनकी शुरुआत तब से बताई जाती है। फैक्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, 2004 में यमन सरकार के साथ बड़ा संघर्ष हुआ, यानी हूतीज ने अपनी सरकार के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। वहां पर जंग शुरू हो गई सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच में। फैक्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, 2014 में हूतियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। सरकार की ईंट सीट बजा दी, सरकार पर जमकर हमले किए और उसके बाद इन्होंने राजधानी सना पर कब्जा किया। फैक्ट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले अक्सर हूतियों ने किए हैं। अब ईरान के साथ जंग के बाद ये हमले और तेज हो गए हैं। फैक्ट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। हूतीज कौन है, ये मैं आपको बता और समझा रहा हूं। रेड सी में ग्लोबल कारोबार को प्रभावित करते हैं हूतीज। वहां पर जो शिप्स आती हैं उन पर हमला करते हैं। फैक्ट नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं हूतीज के बारे में। मिडिल ईस्ट की राजनीति में इनका बहुत बड़ा रोल है। ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं। यदा कदा मौका पाते इजराइल को धमकाते हैं, ड्रोन से हमला करते हैं, मिसाइलों के जरिए हमला करते हैं। फैक्ट नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। सऊदी अरब वर्सेज ईरान की प्रॉक्सी जंग का हिस्सा है, यानी ईरान इन्हें फंड करता है। ये सऊदी अरब पर हमला करते हैं, इजराइल पर हमला करते हैं। यही इनका काम है और इनकी फंडिंग की वजह से ही ये लगातार मजबूत होते रहे, ईरान की फंडिंग की वजह से, और इजराइल की मुश्किल बढ़ाते रहे। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। हूतीस कौन थे ये बता दिया, हूतियों ने कब हमला किया ये आपको बता दिया, कितना बड़ा खतरा है हूती। अभी तक तो सिर्फ हम आपको यह बता रहे थे कि इजराइल कैसे परेशान है, लेकिन अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि हूतीस कितना बड़ा खतरा वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। ये ग्राफिक के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरी इंफॉर्मेशन लेके आए दर्शकों, और ये इंफॉर्मेशन जानने और समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि हिजबुल्लाह अकेला नहीं, हूती भी खतरनाक है। जी हां, हूतीस के पास 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाले ड्रोन और मिसाइल हैं। तो सोचिए कि क्या यह आतंकवादी संगठन है, सेना के बराबर इनकी ताकत है। ये हमले यमन से सीधे इजराइल तक पहुंच सकते हैं। अभी कल रात को जो हमले हुए हैं, कल रात को बीती रात को, वो भी यमन से हुए थे और 2000 किलोमीटर की रेंज के रॉकेट्स दागे गए थे।
इन्फो नंबर 3, कई बार इजराइल की ओर से मिसाइल ड्रोन दागने की कोशिश इन्होंने की है, रात के अंधेरे में भी, दिन के उजाले में भी। आपको याद होगा वेस्ट बैंक से भी बहुत बार हमले हुए, यमन से बहुत बार हमले हुए, उसके पीछे हूती विद्रोही थे। इन्फॉर्मेशन नंबर 4, दूरी के बावजूद इजराइल उनकी रेंज में है। 2000 किलोमीटर के आईसीबीएम्स रॉकेट उनके पास है, वो कभी भी इजराइल को निशाना बना सकते हैं, कभी भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, हूती मल्टी फ्रंट प्रेशर बढ़ाते हैं, यानी एक तरफ से हूती मार रहा है, एक तरफ से हिजबुल्लाह मार रहा है, एक तरफ से हमास मार रहा है, ईरान मार रहा है, तो मल्टी प्रेशर बना हुआ है, मल्टी फ्रंट प्रेशर बना हुआ है इजराइल के ऊपर। इन्फो नंबर 6, हूती रेड सी में इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। जो भी जहाज, कारोबारी जहाज है, जो वेसल्स है, उनको हूती मार रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे इजरायलियन हो। इजराइल के कारोबार और सप्लाई चेन पर इनका असर पड़ता है, ये नुकसान पहुंचाते हैं। रेड सी में जो भी कार्गो वेसल्स जाते हैं उन पर यह हमला करते हैं, और वो कार्गो वेसल वो भी हो सकते हैं जो इजराइल से निकल रहे हैं, इजराइल की जानिब जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 8, मिडिल ईस्ट में हूती एक बड़ा आर्थिक खतरा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो कॉरिडोर है, बिजनेस कॉरिडोर है, वहां पर ये हमला करते रहते हैं और पायरेट्स की तरह भी वहां पर अटैक करते हैं। तो हूतीज के बारे में आपने जान लिया कि हूतीज कौन है, हूतीज कितने खतरनाक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है दर्शकों कि इनके पास इतने सारे वेपन्स कहां से आए, हथियार कहां से आए, कौन इन्हें फंड करता है? तो जवाब है ईरान इन्हें फंड करता है। इन्हें पैसा, इन्हें हथियार मुहैया कराने वाले बहुत सारे लोग हैं और ईरान उन्हें सबसे प्रमुख है। इनके वेपन्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। कहने को तो ये आतंकवादी संगठन है, छोटे विद्रोही हैं, लेकिन इनके जो वेपन्स है वो बहुत खतरनाक है। जी हां, वेपन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बैलिस्टिक मिसाइल इनके पास है, और एक दो नहीं है, हजारों की तादाद में। सोचिए एक आतंकवादी संगठन के पास बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। वेपन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, ड्रोन, यूएवीज इनके पास है, जिनके जरिए बड़े पैमाने पर हमलों को अंजाम देते हैं, और ईरान के साथ साथ इजराइल पर इनका निशाना हमेशा रहता है। वेपन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, एंटीशिप मिसाइल इनके पास है, यानी एंटीशिप मिसाइल का इस्तेमाल भी करते हैं इजराइल के खिलाफ, और ईरान इन्हें फंड कर रहा है, इन्हें पैसा दे रहा है, इन्हें हथियार दे रहा है। वेपन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, समुद्री माइन भी इनके पास है, यानी सी माइन्स इन्होंने बिछा रखी है रेड सी में, और वहां पर भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं कारोबार करने वाले जहाजों को, वेसल्स को। जी हां, वेपन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, रिमोट कंट्रोल बोर्ड भी इनके पास है, जिसमें एक्सप्लोसिव्स होते हैं, और इसके जरिए भी फिदाइन अटैक ये कराते हैं। इजराइल के बहुत सारे शिप्स पर ये हमले कर चुके हैं। वेपन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, रॉकेट और आर्टिलरी भी इनके पास है। कौन कहेगा कि आतंकवादी संगठन है? जरा हथियारों का जखीरा देखिए, मल्टी रोल इनके पास लॉन्चर्स होते हैं, तो कहां के आतंकवादी हैं? पूरी सेना है इनकी। वेपन नंबर 7 AK-47 गन इनके पास, एक मॉडर्न AK-47 सीरीज की गन्स होती हैं, मशीन गन्स होती हैं इनके पास। वेपन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, एक हैवी मशीन गन भी इनके पास होती है, जिनका इस्तेमाल वो हमलों के लिए करते हैं, इजराइल के खिलाफ करते हैं, और भी जब वो समुद्री डाकुओं की तरह बिहेव करते हैं तो इन मशीन गन का इस्तेमाल वहां पर होता है। वेपन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, स्नाइपर गन भी इनके पास होती है, जहां पर ये दूरी से, बहुत दूर से निशाना लगाते हैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए। सेना को तो परेशान कर ही रहे हैं ये यमन की, लेकिन इजराइल के लिए भी बहुत मुश्किल का सबब बने हुए हैं। हूती विद्रोहियों के वेपन आपने देख लिए। आगे बढ़ते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी समझना बहुत जरूरी है दर्शकों, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हूतीस हैं, ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए लेकर आए हैं, और ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी, बहुत क्रूशियल हो जाता है दर्शकों। जी हां, भारत के लिए खतरा कैसे है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों चिंतित हैं हूतीस को लेकर? कैसे भारतीय कारोबार को ये नुकसान पहुंचाते हैं? जो वेसल्स हमारे वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं, उन वेसल्स के जरिए कैसे वहां पर दिक्कतें आ रही, ये भी आपको ग्राफिक के जरिए मैं बताने और समझाने जा रहा हूं दर्शकों, गौर से देखिएगा। रेड सी में जो जहाज आते जाते हैं उन पर ही इनका निशाना रहता है। रेड सी में बहुत सारे भारतीय जहाज भी ट्रैवल करते हैं, कारोबारी जो जहाज हैं उन पर हूतीस का निशाना रहता है। वो चाहते हैं कि भारतीयों को भी नुकसान पहुंचाया जाए। रीजन नंबर 2 क्या है? हूती रेड सी में जहाजों को निशाना बनाते हैं, और ये जहाज किसी के भी हो सकते हैं, भारत के भी, इजराइल के भी, अमेरिका भी, बाकी मुल्कों के भी। डेंजर नंबर 3 क्या है? भारत का बड़ा व्यापार इसी रास्ते से होता है, यूरोप मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा हमारा जो कारोबार इसी रास्ते से होता है, और ये ताक में बैठे रहते हैं कि भारतीय जहाजों को भी निशाना बनाया जाए दर्शकों। जी हां, अगला डेंजर नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, भारत की शिपिंग बहुत महंगी हो जाती है, क्योंकि वहां पर खतरा बढ़ता है, उनके इंश्योरेंस महंगे हो जाते हैं, भारत को मुश्किल होती है, भारत को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। डेंजर नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, भारत का जो सामान है वो देरी से पहुंचता है, क्योंकि ये हमला करते हैं, डर के मारे रूट्स बदल दिए जाते हैं, कई बार ट्रैवल करने से मना कर देते हैं जो मर्चेंट नेवीज हैं,
उससे भी बहुत दिक्कत होती है। सप्लाई चेन प्रभावित होता है, जब सप्लाई रुक जाती है तो अभी आप देख रहे हैं क्रूड की वजह से कितनी दिक्कतें देश में आ रही हैं, ऐसा होता है। डेंजर नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, भारत के लिहाज से बता रहा हूं, भारतीय जहाज और नाविकों को भी खतरा रहता है, क्योंकि ये भारतीय झंडे को देखकर निशाना बनाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम इजराइल के समर्थक हैं, हम अमेरिका के समर्थक हैं। डेंजर नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, कई भारतीय क्रू अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर काम करते हैं और सबसे बड़ा खतरा उन्हीं क्रू मेंबर्स को है, क्योंकि ये उन क्रू मेंबर्स को पहचान कर उन पर हमला कर सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। डेंजर नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, हूती हमले में ये भी जोखिम में आ सकते हैं, यानी जो भारतीय क्रू मेंबर्स हैं उनको भी खतरा हो सकता है। डेंजर नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हूती थे, ये मैं आपको बता और समझा रहा हूं। ये एक मानवीय और सुरक्षा का चिंता वाला विषय है। भारतीय मर्चेंट नेवी, भारतीय कारोबारी, भारतीय वेसल्स जो वहां से गुजरते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये उन्हें ढूंढकर पहचान कर उन पर हमला करने की कोशिश करते। तो ये डेंजर्स जो थे भारत के लिहाज से, आपने देख लिया हूती कौन है, कैसे इजराइल 6 फ्रंट वॉर में शामिल है। ये तमाम जो लोग हैं ये परेशान हो रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उन सब के जरिए हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे अब हूती बहुत बड़ा मुश्किल वाला सबब हमारे लिए बनने जा रहे हैं। स्वागत कीजिए कर्नल अनुराग शुक्ला साहब का। सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रोफेसर अंशु जोशी भी आपको तस्वीरों में देख रहे हैं। अंशु मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अंबर जैदी मेरे साथ तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही हैं, ईरानी मामलों की जानकार है। अंबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, शो में आने के लिए। अनुराग साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। हूतीज अभी तक शांत बैठे हुए थे, लेकिन अब हूतीज ने भी फ्रेश रिटेलिएशन अपना शुरू कर दिया है। कल रात को 12-1 बजे से के बाद जो हमें इंटेल मिल रहा है, उन्होंने बड़े पैमाने पर रॉकेट्स दागे इजराइल के बशरवा शहर में, जो कि कोस्टल इलाका है, वहां पर। पहले से ही लेबनान वाला मसला चल ही रहा है, वहां पर हिजबुल्ला परेशान कर रहे हैं इजराइल को, इधर हूतीज भी एक्टिव हो गए, ईरान भी लगातार एक्टिव है। और एक पूरा मैप में दिखा रहा था अभी दर्शकों को कि किस तरह से 4-5 बड़े मुल्क जो हैं वो इजराइल को परेशान कर रहे हैं। 6 फ्रंट वॉर में इजराइल करीब करीब अब मुफ्तला शामिल होता दिखाई दे रहा है। आप कैसे रीड करते हैं इसको? देखिए, जब इनिशियल शॉक था, जब इनिशियल अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, तो इस सारे के सारे जो इनके प्रॉक्सीज थे ये एकदम से चुप बैठ गए थे। इन्हें ऐसा लगा कि कहीं इसके साथ हमारे पास भी साइमल्टेनियसली अटैक ना हो पाए। बट जैसे जैसे वक्त गुजरा, इन्होंने रियलाइज किया कि इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं आ रहा है और सारा का सारा जो फोकस है वो केवल ईरान के ऊपर है। तो इन्होंने कुछ दिनों तक वेट किया और इन्होंने एक्चुअली दे वर वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ईरान, जो कि जैसा कि देखा गया उनकी टॉप लीडरशिप तो चली गई थी, दे वर नॉट इन कमांड एनी मोर। तो इनके पास शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस समय सही डायरेक्शंस पहुंचे नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ईरान का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आता जा रहा है ईरान के, और अब वो धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज को फिर से इकट्ठा कर रहे हैं और उसको अप्रोप्रिएट तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैं रिसोर्सेज की बात करता हूँ तो इसके अंदर ये तीनों हिजबुल्ला, हमास और ये हूती, ये तीनों संगठन भी आते हैं। तो इनको इन्होंने पिछले बहुत दशकों से काफी ज्यादा इनको सपोर्ट किया है और काफी ज्यादा हथियार दिए हैं। तो ये टाइम ऐसा है कि उन्होंने कहा कि अब आपको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ खतरा कितना भी हो। तो धीरे धीरे ये वाले जैसे जैसे युद्ध चलेगा, आगे बढ़ेगा, तो ये जो प्रॉक्सीज हैं इन्होंने अपना अपना फ्रंट खोलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हिजबुल्ला ने खोला था और अब इस तरफ से हूती ने खोलना शुरू कर दिया है। तो इनके पास जितना अर्सनल बचा है, जिस हिसाब से बचा है उसी हिसाब से उसको टारगेट कर रहे हैं और उसको उसी हिसाब से चला रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसा उन्होंने एंटिसिपेट किया है कि अगले 6 महीने तक युद्ध चल सकता है, या उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हमारी कैपेबिलिटीज 6 महीने की है, तो उसी हिसाब से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपना एमुनेशन दागेंगे। उनका टारगेट स्पेसिफाइड होता है और जिस तरह से पीछे से हुक्म आएगा ईरान की तरफ से, जो टारगेट बताए जाएंगे उसी को वो टारगेट करेंगे। ऑल राइट सर, प्लीज स्टे विद मी। अंशु मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं अंबर के पास जाऊँगा, उनसे भी इनपुट्स मैं लूँगा। अंशु मैम, अब ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि अब एक जो नया एक्शन पैक्ट एरिया होने जा रहा है वो बहुत मुमकिन है कि यमन हो, क्योंकि इजराइल बहुत वक्त से पेशेंटली इस चीज़ को रीड कर रहा है। लेबनान में एक्शन हो ही रहे हैं, स्ट्राइक बड़े पैमाने पर हो रही है, 1000-1500 लोग बेचारे वहाँ पर मारे गए इन हिजबुल्ला आतंकवादियों की वजह से। मुझे लगता है यमन में भी अब एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी इजराइल कर रहा है, मुझे लग रहा है। मैम, बिल्कुल हो सकती है। और अमित, हम समझें कि हूती, हमास और हिजबुल्ला, ये तीनों इजराइल के लिए ही नहीं, वो तमाम देश जो आतंकवादी संगठनों का और आतंकवाद का विरोध करते हैं, लगातार उनके लिए अलग अलग प्रकार से सिरदर्द बने हुए हैं।
तो जब ये अभी ईरान, अमेरिका और इजराइल वाला एक नया चैप्टर पश्चिम एशिया के संघर्ष का शुरू हुआ, तो हमने देखा कि कैसे इस बार पहले तो ईरान ऑल आउट स्ट्राइक के लिए गया अगेंस्ट ऑल द गल्फ कंट्रीज जो उसके आसपास है, जहां यूएस के बेसिस हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हिजबुल्लाह तो एक्टिव हो गया था, और हमने लगातार देखा है कि पिछले इस एक महीने के दरमियान लेबनान में किस प्रकार से, जो विशेषकर दक्षिणी लेबनान वाला हिस्सा है, वहां पर किस तरह से इजराइल और हिजबुल्लाह हमें इंगेज होते हुए नजर आए। हुतीज लाल सागर में एक्टिव रहते हैं, हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, और इनकी वजह से ये एक ऑयल एंड गैस और एलपीजी का मामला नहीं है दुनिया तक आने का या जाने का, बहुत सारा दूसरा व्यापार है, दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो इस मार्ग से आते जाते हैं, और भारत का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्टेक है। तो आप यूरोप की तरफ या नॉर्थ अफ्रीका की तरफ या पश्चिम एशिया की तरफ ही देखें या एशिया की तरफ देखें, तो व्यापार का भी बहुत बड़ा रूट है, और यहाँ पर हुतीज लगातार अपनी हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। और अब आऊं मैं हुतीज हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास पे, तो हमास लगातार इजराइल के आसपास, इनफैक्ट ये पूरा संघर्ष ही हमास से शुरू करवाया जब 7 अक्टूबर 2023 को उसने इजराइल पर हमला किया, और जिसमें 1,500 के करीब महिलाएं और बच्चे मारे गए। तो अभी तक हमने जो सेंटर देखा वो इन एंड अराउंड इजराइल, अगर आप देखो तो ईरान तक एक अभी हमने कॉन्फ्लिक्ट का नया चैप्टर देख लिया, हमने देखा लेबनान के साथ लगातार इंगेज है, हम सीरिया को भी कहीं ना कहीं इंगेज देखते चले आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बिंदु कहा अमित, अब इसमें यमन भी हो सकता है कि हमको इसमें इन्वॉल्व होता हुआ नजर आए, क्योंकि इजराइल जो भी ट्रंप अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, जो भी अमेरिका कर रहा है, हालांकि वो भी मैं चर्चा करूंगी, मुझे लगता है वो एक आई वॉश है, और 6 अप्रैल के बाद हो सकता है कि हम कोई बड़ी एक्शन अमेरिका की तरफ से देखें। लेकिन नेतान्याहू और अभी जेडी वॉन्स के बीच जिस तरह की बात हुई, या नेतान्याहू और अमेरिकन ऑफिशियल्स के बीच जिस तरह की बातचीत लगातार चल रही है, तो उसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क इजराइल की तरफ से दिखाई पड़ रहा है अमेरिका की ओर। और ऐसे में इजराइल को भी जिस तरह से ईरान ने एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अपने लिए समझते हुए एक ऑल आउट स्ट्राइक की, तो मुझे लगता है कि इजराइल के लिए भी अब वो एक स्ट्राइक आवश्यक हो गई है, जिसमें अगर ईरान की तरफ नहीं भी जाता है तो उसके आसपास जो 3 आतंकवादी संगठन उसे परेशान करते हैं, तो कम से कम वहां पर जाकर के वो अपना एक एक्शन लेगा। तो इसमें हुतीज अब हमास के साथ तो डायरेक्टली इंगेज है, हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में इंगेज्ड है, तो अब हुतीज बचते हैं, तो बिल्कुल यमन मुझको यहाँ पर एक सेंटर ऑफ अनदर कॉन्फ्लिक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट मैम, मैं अंबर जैदी के पास जा रहा हूँ। अंबर, अभी जो सिचुएशन है, ईरान बिल्कुल फर्म है अपनी जंग को लेकर, और वो कह रहे हैं कि भाई हम तो हार मानने वाले नहीं, चाहे जितना वक्त लग जाए, चाहे जितना रसद और हथियार लग जाए। हुतीज के अटैक के बाद ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉक्सीज कहे जाते हैं कि हुतीज ईरान के प्रॉक्सीज है, ईरान उनको फंड करता है, उनको सलाहियतें देता है, हथियार मुहैया कराता है, क्या यहाँ से आप एक स्ट्रेस बिल्डअप होता देख रही हैं यमन के लिए, कि वहाँ पर भी एक्शन आपको लगता है देखने को मिलेगा, या आपको लगता है कि ये प्रॉक्सीज तो बहुत वक्त से इजराइल पर हमला कर रहे हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट और सेपरेट सब्जेक्ट है, इस पर जैसे इजराइल हमेशा से डील करता रहा हिजबुल्लाह हुती हमास को, वैसे ही डील करता रहेगा, ये कोई वॉर का रूप या एक मेजर एक्शन का रूप नहीं लेगा? अंबर, देखिए, जिस तरह से अमित ये हम अभी इस कॉन्फ्लिक्ट को हम आगे या फिर एस्केलेट होते हुए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यमन इससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन हम ईरान के अगर इस प्रॉक्सी मॉडल की बात करते हैं, जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान हमेशा कहता आया है, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस की बात करते हैं, जिनके ऑफकोर्स उनके अपने भी ऑब्जेक्टिव है, प्लस ईरान उनको सपोर्ट करता है, और एक स्ट्रॉन्ग उनके पास सपोर्ट बेस है, प्लस उनके पास सभी जितने भी जदीद टेक्नोलॉजी और सारी चीजें उनको सपोर्ट करता आता है ईरान, जिसमें साथ साथ उनके अपने ऑब्जेक्टिव के साथ लड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि ईरान के अपने उसके सामने जो खतरे हैं, जहां पर आप देखते हैं कि अगर आप यूएस बेसिस को का सबसे ज्यादा जो अभी भी जो पीस पॉइंट्स की बात हो रही थी, जिसमें ईरान ने ये डिमांड रखी थी कि यहाँ से गल्फ से इराक सीरिया में जो भी उनके बेसिस है वो हटाए जाए, तो एक तो वहां पर यूएस की प्रेजेंस प्लस इसराइल के साथ जो उनका एक डायरेक्ट उनका थ्रेट है, इसराइल अपने लिए ईरान को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है, वैसे ही ईरान अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उसको मानता है। तो ऐसे में डायरेक्ट वॉर अगर ईरान करता है तो उसके लिए एक बड़ा खतरा आ जाता है कि रिजीम कोलैप्स कर सकता है, और उनके लिए एक महंगा ये पूरा वॉर हो सकता है। तो इसीलिए वो इस मॉडल पर चलता है, लो कॉस्ट वॉरफेयर मॉडल, जिसको हम सब जानते हैं कि वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। हालांकि वो बीच में हमने देखा कि थोड़ा कमजोर भी रहा, लेकिन अगर ईरान को और इस पूरे अगर आप सिस्टम को देखते हैं, कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पर आप कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन फिर भी वो वापस से उतनी ही उभर आते हैं। अभी भी
जिस तरह से हम ईरान और इजराइल और ये वापस से हमने देखा कि यूएस और इजराइल ने जॉइंट स्ट्राइक की, उसमें भी शायद इजराइल और यूएस ने ये ओवर एस्टिमेट किया कि आप टॉप लाइन ऑफ लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे तो ईरान कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से ईरान ने इतने समय तैयारी की, एसिमेट्रिक वॉरफेयर की, और जिस तरह से उन्होंने डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया, तो तैयारी उनकी नजर आती है और एक लो कॉस्ट उनका जो वॉरफेयर है वो भी यहाँ पर मॉडल समझ में आता है, जो दुनिया के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल बन जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये जिस तरह से बढ़ रहा है पूरे रीजन में, तो ये सिर्फ वेस्ट एशिया ही नहीं बल्कि साउथ एशिया के लिए भी बड़ा ही कंसर्न बनता जा रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, पाकिस्तान को यूएस एंगेज करने की कोशिश कर रहा है कि वो ग्राउंड इन्वेजन पाकिस्तान के थ्रू करे, साथ ही साथ बलोचिस्तान, और ये उधर भी आप जानते हैं कि बलोचिस्तान और पाकिस्तान को लेकर जो ईरान के बीच में जो सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ यमन बल्कि मुझे अपने इस साउथ एशिया के रीजन में भी इस तरफ आते हुए नजर आता है, और जो हम सब के लिए बल्कि हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा हमें इम्प्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड नजर आते हैं। ऑलराइट अमर जी, प्लीज स्टे विथ मी। कर्नल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बहुत मुश्किल ये भी है कि कभी कभी ऐसा देखने को इस बार भी जंग में मिला कि इजराइल की दबाव की वजह से भी कई बार अमेरिका ने एक्शन लिए हैं, और ये जो जंग है पूरी अमेरिकन लॉबी वहाँ पर लगी हुई थी कि कैसे भी करके ईरान पर हमला किया जाए। अमेरिका नानुकुर जरूर कर रहा था, लेकिन वहाँ पर ज्यूस की पूरी लॉबी अमेरिका में लगी हुई थी। अब यमन को लेकर भी सेम ये क्वेश्चन हो रहा है, क्या अमेरिका फिर से एक ज्वाइंट ऑपरेशन करने जा रहा है यमन के साथ, या आपको लगता है कि ये इजराइल की लड़ाई इजराइल को अकेले लड़ना है, या आपको लगता है कि उनका काउंटर पार्ट अमेरिका इसमें भी उनके साथ शामिल होगा? जी, अगर हम यमन को देखें तो अमेरिका के इंटरेस्ट यमन में नहीं है, क्योंकि ना पॉलिटिकली वो करेक्ट हो पाएंगे और ना मिलिट्री ऑल्सो, बिकॉज आज की डेट में वो एक बड़े ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं और उनके जितने रिसोर्सेज हैं काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। दूसरी बात है, उनके जो मिलिट्री के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि एयर डिफेंस वेपन्स की बात करें तो जितने भी बेसिस हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट कंट्री में, वो लगभग डिस्ट्रॉय हो गए हैं या फिर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो आज की डेट में अमेरिका का एंगल देखें तो उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हूती फायर कर रहे हैं कि नहीं फायर कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन में कोई विघन नहीं डाल रहे हैं। लेकिन हम इजराइल के और ईरान के एंगल से देखें, ईरान को मिली हुई अगले 10 दिन की थोड़ी सी लीज मिली हुई है। अमेरिका ने बोला है कि हम थोड़े कम प्रेशर डालेंगे, हम उनके एनर्जी संस्थानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो वो अपने आप को थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय वो ऐसा कोई एस्केलेट नहीं करना चाहेंगे कि उनके ऊपर दोबारा इस तरह की बम्बार्डमेंट हो, तो इसीलिए वो प्रॉक्सी यूज करना चाहते हैं और इस तरह से वो इंश्योर करना चाहते हैं कि एटलीस्ट इजराइल एंगेज रहे, इजराइल को फ्री टाइम ना मिले। क्योंकि अगर आप उनकी देखें, स्टेटमेंट आई थी चीफ ऑफ आर्मी इजराइल की, उन्होंने बोला था कि हमारे जवान जो हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो थके हुए हैं, वो ओवर स्ट्रेच कर चुके हैं। तो ये चीजें उनको भी मालूम है। पिछले 1.5 साल से ऑलरेडी इजराइल की फोर्स लड़ रही है, ग्राउंड फोर्सेस पे लड़ रही है, ग्राउंड पे लड़ रही है, अभी हिजबुल्लाह से लड़ रही है, तो वो एंगेज है पूरी की तरह। और इस बात का ईरान को पूरी तरह से अंदाजा है और वो इसी बात को पुश करना चाहते हैं कि उनको खाली नहीं छोड़ना है, उनको एंगेज रखना है। तो उन्होंने अपने दोनों प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हूती दोनों को एक्टिवेट कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि हमारी धरती पे थोड़ा सा प्रेशर कम रहे, इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं इस समय। कर्नल साहब, लेकिन अभी बीती रात, मतलब भारत के टाइम के मुताबिक करीब भोर में 3:30 ढाई 3 बजे के आसपास टॉमहॉक मिसाइल्स अमेरिका ने फायर किए हैं, और 1-2 नहीं 700-800 मिसाइलें फायर हुई हैं। तो अगर इतना लीनियज था, इतना रेस्ट था कि 6 अप्रैल तक आपके हम ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे, तो रात को 700-800 मिसाइलें दागना, और टॉमहॉक मिसाइल्स कोई छोटा वेपन नहीं है, 800-900 मीटर के रेंज को वो तबाह करके सुखा देता है जहां भी वो गिरता है। तो 800 टॉमहॉक मिसाइलें अमेरिका ने कल रात को दागी हैं। तो ये कैसा लीनेज है, कैसा पीस है, कैसी बातचीत है कि हम 6 अप्रैल तक आपके एनर्जी सेक्टर्स को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन हम सिविलियंस को मार देंगे, हम आपके बाकी जगहों पर हमले कर देंगे? देखिए, ये दो तरह की स्टेटमेंट है, एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक मिलिट्री स्टेटमेंट है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये है कि वो पूरा बताना चाहते हैं हम किसी भी तरह से लीवरेज नहीं दे रहे हैं, हम किसी तरह से लीनियंट नहीं है, हम पूरा प्रेशर बनाए रखे हुए हैं। लेकिन अगर मिलिट्री एंगल से देखें, 700-800 मिसाइलें बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, बहुत ही बड़ी नंबर होते हैं। और अगर आप ज्योग्राफी देखें ईरान की, सिर्फ ईरान की ज्योग्राफी देखो, चारों तरफ इतने ज्यादा हाई और लो माउंटेन्स हैं कि वो एक तरह से फोर्टिफाइड है। अगर इस तरह के बम गिरते हैं तो उनके ऊपर ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं, जमीन ज्यादा नहीं खराब होती है। और दूसरी बात, जिस दिन से स्टार्ट हुआ है वॉर, जितने भी सिविलियन है वो सेफ इलाके में, सेफ ठिकानों में जा चुके हैं, बंकर के अंदर जा चुके हैं। एटलीस्ट मेरा मानना है कि बाहर तो कोई नहीं रह रहा होगा। तो डेफिनेटली इस तरह की कारपेट बमिंग की जाए या इस तरह की 700 की स्टेटमेंट दे दी जाए कि हम 700 मिसाइल मार रहे हैं, आई थिंक इट इज ओवर एग्जैगरेटेड। इतना ज्यादा नहीं रहा होगा, बट डेफिनेटली इन्होंने फायर तो किया ही होगा। अंशु मैम, चलिए, ये लड़ाई सिर्फ अकेले इजराइल की, अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा, जैसे कर्नल साहब बता रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं है, यमन में नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि सीरिया में, लेबनान में एयर स्ट्राइक के दौरान
अमेरिकन फाइटर जेट्स वहां पर गए थे, तो लेबनान में भी अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है मैम, लेकिन वहां पर फाइटर जेट्स तो गए थे, सबको पता है ये। और अब यमन में भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट दोस्त का तो है, दोस्त का तो बहुत इंटरेस्ट है यमन में, लेबनान में, तो दोस्ती निभाने के लिए अमेरिका तो कुछ भी कर सकता है। और मैम मिडिल ईस्ट में उनका एक ही काउंटर पार्ट है, विच इज इजराइल। वो इजराइल को प्लीज करके ही रखेंगे, क्योंकि उनके मिडिल ईस्ट में कोई और है नहीं उनके पास, इजराइल के अलावा कोई दोस्त नहीं है। जिन लोगों से दोस्ती की थी ईरान ने उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। आप देखिए सबको मार मार कर सुखा रखा है वहां पर, चाहे अबू धाबी का आप सेंटर्स देख लीजिए, आप सऊदीया देख लीजिए, उसके बाद इराक, ईरान, तेहरान, जॉर्डन, कतर, कहीं नहीं छोड़ा ईरान ने। तो कम से कम वहां पर दोस्ती का तो जो भर रहे हैं वो लोग, इजराइल तो बहुत ही जरूरी साथ सकता है। मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो इनिशिएशन अमेरिका का रहेगा मैम। अमेरिका, अमित, आपका जो प्रश्न है ना, उसके अंत में आपने उत्तर भी दे दिया है। और अमेरिका को हम एक देश के रूप में समझे तो आपका जो पिछला प्रश्न है उसको और इसको जोड़ करके मैं उत्तर देना चाहती हूँ। पश्चिम एशिया एज अ रीजन अमेरिका के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? पेट्रो डॉलर की वजह से, और एक ग्लोबल ऑर्डर में जिस तरह से अपने आप को हेजेमोनिक पावर बनाए रखने के लिए जद्दोजहद करता है अमेरिका, उसमें इस पेट्रो डॉलर की बहुत बड़ी भूमिका है, हम इसे समझें। पूरा ऑयल एंड गैस का खेल है, और इसीलिए कारण ये कि पहलवी के समय ईरान के साथ और फिर बाद जब इस्लामिक गवर्नमेंट यहाँ पर बनी, तो जो ये तमाम सुन्नी देश हैं, खाड़ी देश हैं, इनको अमेरिका ने अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया। जो इन देशों में यूएस की बेसिस है वो एक्चुअली यूएस का सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, और इसके बदले में उनसे कहा कि भैया तुम मेरे तेल और गैस को यूएसडी में बेचोगे पूरी दुनिया को। यहाँ से ये पेट्रो डॉलर का पूरा खेल शुरू हुआ। इसीलिए पश्चिम एशिया अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस गलतफहमी में ना रहें कि इजराइल की वजह से पश्चिम एशिया अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपने जो दोस्ती की बात कही ना अमित, तो अमेरिका और चीन जैसे देश, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट दे रही हूँ, दुनिया में किसी दूसरे देश के मित्र नहीं हो सकते। ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट्स पर चलने वाले देश हैं, और हम भी अपने इंटरेस्ट पर चलने वाले देश हैं। तो हम में और इन देशों में कहाँ फर्क है? हम अपने इंटरेस्ट के लिए किसी दूसरे देश या रीजन में जाकर के युद्ध की शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका और चीन ऐसे देश हैं जो अपने हितों को साधने के लिए किसी दूसरे रीजन में जाकर के या किसी दूसरे देश के खिलाफ अटैक कर सकते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध इसका क्लासिक एग्जाम्पल। आपको बाइडेन की उस समय स्थिति याद होगी, लोकप्रियता उनकी बहुत घट रही थी, और यूक्रेन को लगातार उन्होंने प्रॉम्प्ट किया कि ये युद्ध करें, और इसके लिए नाटो कंट्रीज को जबकि यूक्रेन नाटो का पार्ट भी नहीं था, नाटो कंट्रीज के माध्यम से उकसा के उसको सारे इक्विपमेंट दिलवा के इस युद्ध में बनाए रखा। हालांकि उनको मुंह की खानी पड़ी। हम सभी जानते हैं कि रशिया कितना स्ट्रांगली इस युद्ध में एज अ हीरो इमर्ज हुआ, और पुतिन एज अ हीरो इमर्ज हुए। बहरहाल अब इस युद्ध में भी यही स्थिति है। तो अब आप चाहे सीरिया को लें, लेबनान को लें, दूसरी गल्फ कंट्रीज को ले लें, ईरान को ले लें, अमेरिका के लिए मुझे लगता है कि सब एक बराबर है। वरना जिस तरह से दुबई पर डिस्ट्रक्टिव अटैक्स किए ईरान ने, तो इसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से हमने क्या देखी? आप ये देखिए, एक ऑल आउट वॉर हो जाना चाहिए था तब तो। मैं अगर ट्रंप की जगह होती तो मैं ये सोचती कि मैं इतना बड़ा अपने आप को हेजेमोनिक पावर दुनिया में बताती हूँ, और मैंने अटैक किया ईरान जैसे एक छोटी पावर पे, और वो मेरे अगेंस्ट खड़ा है, और खड़ा ही नहीं है, वो सस्टेन कर पा रहा है। तो यहीं पर मैंने जहां चर्चा की शुरुआत की थी, और आपका जो उसके पहले वाला प्रश्न था, ईरान बिल्कुल, अमेरिका बिल्कुल इंटरवीन करेगा जहां जहां जरूरत पड़ेगी, उसे अपने आप को कहीं ना कहीं एक इमर्ज कराने के लिए इस वॉर में एज अ विक्टर। और दूसरा, ये जो पूरा समय है, इस दौरान एनर्जी और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए ट्रंप ने रोक लगाई, लेकिन देखिए लगातार मिडनाइट को कितने सारे अटैक्स किए हैं अमेरिका ने, लगातार हमले जारी। और मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ, अभी आप बूट्स ऑन ग्राउंड भी देखेंगे, मुझे जो रिपोर्ट्स पता चल रही हैं उसमें तो ये भी मुझे पता चल रहा है, फिर जिम्मेदारी के साथ कहूंगी, कि पाकिस्तान से अपनी सेना जो है वो ईरान की धरती पर भेजने की बात ट्रंप कर रहे हैं। तो अब ये पाकिस्तान से भी डिमांड हो रही है कि अब समय आ गया है मुनीर जी, लंच की जो कीमत है जी, वो आपको पे ऑफ करनी है। ये अगले एक हफ्ते 10 दिन में ना अमित, हम बहुत सारी चीजों को ड्रास्टिकली बदलते हुए देखेंगे। और इसमें जो आपने बात बोली ना, अमेरिका कभी भी कहीं भी शामिल होता हुआ हमें नजर आ सकता है। अंबर जैदी, अमेरिका की भूमिका कभी भी बहुत क्लीन नहीं रही है। ट्रंप साहब बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं।
अभी कहा कि 6 अप्रैल तक कोई हमला नहीं होगा, कल रात को दाग दिया। इससे पहले आपको 2025 का आपको जून का मामला याद होगा, बोला 10 दिन का वक्त देते हैं ईरान को बातचीत के लिए। अगले दिन मॉर्निंग में B2 बॉम्बर्स वहां पर पहुंच गए। तो ये ऐसा लगता है कि सरप्राइज, वॉर सरप्राइज एक वर्ड है, कर्नल साहब समझाएंगे बेहतर शायद मुझसे। तो जो वॉर सरप्राइजेस है उसको बहुत प्रेम करते हैं ट्रंप साहब। अमेरिका की भूमिका अंबर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये वॉर अभी बहुत लंबा चलने वाला है, ये ईरान वॉर एस्केलेशन में है, अब ये बहुत लंबा खिंचेगा। अमेरिका की भूमिका आप कैसे देख रही हैं, प्रॉक्सीज को लेकर भी और ईरान को लेकर भी? अंबर। देखिए अमित, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। और जिस तरह से हम नॉट ओनली डोनाल्ड ट्रंप बल्कि अमेरिका की पूरी, अगर आप उसका इतिहास देखते हैं तो अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट साधता आया है, जैसे कि अंशु जी भी यहाँ पर पहले एलोबरेट कर चुकी हैं। उसका मतलब ये होता है कि जहां से भी उसको पैसा, रिसोर्सेज मिले। आप गल्फ नेशंस की बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया और इस सबसे, सबका पैसा, इन्वेस्टमेंट, ऑयल, गैस, एनर्जी, सब कुछ अमेरिका के पास है। दूसरी तरफ आप अगर इसराइल को देखें तो अमेरिका में जो इजरायली लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है, और जितनी भी पॉलिटिकल इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होती है, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको वो सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं। तो इनकी मजबूरी होती है कि ईरान, उनको इसराइल से भी अपने हित साधने। दूसरी तरफ गल्फ, हम सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया से अमेरिका की जितनी भी मेजर उनको इकोनॉमिक गेन्स होते हैं, सारा कुछ उनको यहाँ से मिलता है। और अभी भी आप देखिए, अगर आप उनको सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करते हैं और फिर सिक्योरिटी आपका मुआयदा है, उसके बावजूद आप देखिए गल्फ नेशंस में ईरान ने चाहे रिटेलिएटरी स्ट्राइक की और यूएस बेसिस पे ही की, लेकिन फिर भी काफी हद तक सिविलियंस और जो सिविलियंस एरियाज हैं वहां पे भी नुकसान काफी हुआ है। और बावजूद इसके कि वो कहते हैं कि भाई हम एक टैक्टिकल पॉज, जिस चीज को आप कह रहे थे उसको टैक्टिकल पॉज कहते हैं जो मिलिट्री टर्म में, वो ये कहते हैं कि भाई मैं रोक रहा हूँ, रोक लगा रहा हूँ। लेकिन हम सब जानते हैं कि लगातार इसराइल और यूएस की तरफ से ज्वाइंट स्ट्राइक्स हो रही है और वहां से भी रिटेलिएटरी एक्शंस आ रहे हैं। तो कहीं पे भी हमें कोई पॉज नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर यह है कि ईरान के एक्शन के बारे में अमेरिका और इजराइल ने नहीं सोचा था कि ईरान की तैयारियां कितनी गहरी है, और जिस तरह से उन्होंने एसिमेट्रिकली यहाँ पर रिटेलिएट किया है, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन उनको नजर आया। और इसीलिए वो थोड़ा सा बेटर स्ट्रेटेजी के साथ में आना चाह रहे हैं, कि जैसे कि अंशु जी भी बोल चुके हैं और हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के थ्रू ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन फिर आप ईरान की बात करते हैं या ईरान के प्रॉक्सीज की बात करें तो वो बैटल हार्डन है, प्लस आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है। ईरान अगर यूएस फोर्सेस वहां पर उतरती हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं, तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अफगानिस्तान का अगर एग्जांपल देखें, अफगानिस्तान में तो उतनी ज्यादा आपको वो टेरेंस मिलती भी नहीं थी जितनी आपको ईरान में मिलती है। ईरान में लड़ना यूएस के जो जवान है उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये भी अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये वॉर लंबी चलेगी। इसराइल के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जहां पर वो ग्रेटर इसराइल की बात करता है, और अमेरिका का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है अपनी हेजेमनी को मेंटेन करना। वहां पर उसका मकसद ये नहीं है कि भाई गल्फ में किसको कहां पे नुकसान हो रहा है, उनको नहीं फर्क पड़ता। अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिकन हेजेमनी मेंटेन रहनी चाहिए। हमने देखा भी है कि इस पूरे सत्र में जिस तरह से डॉलर की जो भूमिका है, डॉलर काफी स्ट्रांग हो रहा है, तो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है काफी हद तक, जो अनसेड ऑब्जेक्टिव्स है वो काफी हद तक अमेरिका अचीव करता आ रहा है। ठीक है अंबर, आप साथ रहिएगा, स्टे विथ मी। कर्नल साहब, एक बात जो ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं अंबर, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा कि ग्रेटर इजराइल का अगर आप मैप देखें तो उसमें इराक तक आ रहा है, उसमें जॉर्डन, उसमें कतर, उसमें इराक, फिलिस्तीन, दोनों जो रिवर्स बहती हैं वो सारी रिवर्स भी ग्रेटर इजराइल का हिस्सा हैं। और जो उनका जो हिब्रू बाइबल है उसमें लिखा है कि देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्रेटर इजराइल इन द वर्ल्ड, जिसमें हाफ ऑफ द मिडिल ईस्ट वो इजराइल का हिस्सा है उनके हिब्रू बाइबल के लिहाज से। आपको नहीं लगता कि ये हिजबुल्लाह, हूती, हमास एक बहुत बड़ा रीजन दे रहे हैं इजराइल को अपने ग्रेटर इजराइल वाले कॉज को फाइट करने के लिए? उनके पास एक रीजन है कि भाई यहाँ पर जो प्रॉक्सीज है, आतंकवादी हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम उन पर एक्शन ले रहे हैं, उन पर रिटेलिएशन कर रहे हैं। फिलिस्तीन गाजा की हालत आपने देख ली, अब उनका जो फोकस है वो लेबनान पर है, क्योंकि आप गोलन हाइट्स पहुंचे जब सर, तो एक तरफ सीरिया बॉर्डर है, एक तरफ लेबनान बॉर्डर है, तो सब कुछ बहुत पास है और इजराइल की बॉर्डर डिफाइंड नहीं है सर। मैं वहां पे जब गया तो मैंने देखा कि कोई वहां पे वाइज नहीं है, कोई वहां पर दीवार नहीं खिंची हुई है, बस एक अंदाजा है कि वो हिजबुल्लाह विलेज है और हिजबुल्लाह विलेज तक आईडीएफ फोर्सेस वहां पर जाती हैं, ट्रैवल करती रहती हैं, वहां पर कॉम्बिंग करती हैं। तो एक तरफ सीरिया, एक तरफ लेबनान और दूसरी तरफ ये वाला गोलन हाइट्स वाला जो इलाका है। तो क्या ग्रेटर इजराइल कॉज के लिए खुद प्रॉक्सीज मदद कर रहे हैं इजराइल की? क्या नहीं, ये तो समय ही बताएगा कि वो मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले 3-4 वॉर्स की अगर आप स्टोरी देखेंगे, जो उसका आउटकम देखेंगे, जब भी वॉर होती है इजराइल थोड़ा थोड़ा इलाका कब्जा लेता है, वो थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड होता चला जाता है।
अभी लास्ट वॉर की अगर आप देखें तो उन्होंने गाजा खींच लिया है थोड़ा सा। अगर इस वॉर की देखें तो लेबनान में ऑलरेडी आगे पहुंच चुके हैं, तकरीबन वो एक बफर जोन के नाम पे जो जी एरिया कवर करते जा रहे हैं वो जी अल्टीमेटली उनके पार्ट ऑफ हिस्सा हो जाएगा। जी लेफ्ट साइड में जॉर्डन की तरफ देखें, नीचे सनाई डेजर्ट की तरफ देखें, इजिप्ट में थोड़ा 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 करके ये लोग एक्सपेंड तो करते ही जा रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है? यही देश दे रहे हैं। जब उनके और पास सर अटैक वेस्ट करते हैं बैंक, तो आप वो सर हार वेस्ट जाते बैंक देखिए कर्नल हैं, साहब, हिंदू। वेस्ट बैंक कहाँ था और वेस्ट बैंक कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। वेस्ट बैंक उनका बढ़ता बिल्कुल ही जा रहा है, बिल्कुल। बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है उनका। हाँ यस, एवरी टाइम दे गिव अपॉर्चुनिटी। अगर एक बम फटता है तो उनको एटलीस्ट थोड़ी जमीन मिल जाती है, और वो इस चीज में बहुत खुश हैं। अगर हुती है वहां पे, हिजबुल्लाह है, और हमास ने जो एक्शन किया, ये तो उनके लिए वरदान साबित हुआ। डेफिनेटली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जब आप उनकी नई जनरेशन आएगी उनको एक्स्ट्रा लैंड मिलेगी। राइट राइट। अंशु मैम, अब मैं इसी सवाल पर आगे बढ़ता हूं। ये ग्रेटर इजराइल वाला कॉज जो है बहुत, मतलब आपको याद होगा कि नेतन्याहू साहब ने संसद में ये कहा था कि मैं एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहा हूं, मैं किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं ग्रेटर इजराइल के नोबल कॉज को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं, मेरा सपना है कि ग्रेटर इजराइल जो सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया, वो एक बड़े फेज में दिखाई दे और उसको हम विजिबल देखें। मुझे लगता है कि इजराइल सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम उसी में लगा हुआ, ये सब तो सिर्फ बहाना है कि हमको ईरान से खतरा है, इराक से खतरा है, हुतीज मार रहे हैं, हिजबुल्लाह मार रहे हैं। मुझे लगता है ग्रेटर इजराइल वाले कॉज पर बिल्कुल तन मन धन से लग चुका है इजराइल। अंशु मैम, सेकंड, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, इजराइल कारण ढूंढ करके किसी पर अटैक नहीं कर रहा है। आप समझिए, यहाँ पर मैं आपके बिंदु से बिल्कुल सहमत हूँ जो आपने कर्नल शुक्ला से पूछा, और कर्नल शुक्ला ने भी जो ये बिंदु बोला, मैं बिल्कुल यही ऐड करने वाली थी कि वेस्ट बैंक को देखिए कहां से कहां पहुंच गया। तो होता ये है कि ये जो प्रॉक्सीज हैं, ये जब अटैक करते हैं इजराइल पर, देखिए अटैक हमेशा इधर से होता है, इजराइल हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। राइट। और उसके लिए इतनी एक सिचुएशन जो है वो फ्रूटफुल हो जाती है कि वो रिस्पॉन्ड करता है, तो उसको कहने को भी हो जाता है कि भाई मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। और इजराइल का एज ए कंट्री नेचर हम सभी जानते हैं। बाफर एग्रीमेंट के बाद, मैं बहुत एंशिएंट हिस्ट्री में ना जाके मॉडर्न टाइम्स में अगर देखूं कि क्यों इजराइल बना और किस तरह से बाफर एग्रीमेंट के बाद यहाँ पर यहूदी बसाए गए, उनका एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से तो प्रॉमिस लैंड था, लेकिन एक जो ये ब्रिटिश पूरा अग्रीमेंट था, इसके तहत ये यहाँ पर हमको इजराइल बनते हुए दिखाई पड़ा। तो इसमें तो कोई हमको ग्रेटर इजराइल की बात नजर नहीं आती है। वहां से इन्होंने फिर इजराइल में बसे हुए जितने ये लोग हैं, लीडर्स हैं इनके, फिर उन्होंने, अगर अब इसको हम रिलीजियस कॉज से जोड़ दें तो वो एक अलग बात हो जाती है। तो अगर मैं मॉडर्न टाइम्स पे ही रहूं तो इजराइल को मौका मिलता है तो फिर वो अपना ये एक होली कॉज ले लेते हैं लीडर्स साथ में, और वो थोड़ी जमीन जो है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि आप जॉर्डन की तरफ जाइए, आप लेबनान की तरफ जाइए, आप इजिप्ट की तरफ जाइए, आप गाजा को देखिए, तो थोड़ा जो है बढ़ता हुआ, एक्सपैंड होता हुआ तो हमको इजराइल नजर आ रहा है। लेकिन अब ये तो बाकी के देशों में समझने की बात है ना, कि वो इजराइल को ये मौका देते हैं और इजराइल इस मौके का बखूबी फायदा उठाता है। आप ताइवान और चीन के बीच की जब सिचुएशन को देखेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में जाकर के, तो चीन हमेशा से ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना ही पार्ट मानता है, अपना देश मानता है, ताइवान अपने अपना आप को हिस्सा। एक संप्रभु देश मानता है, जिसको कई देशों ने मान्यता भी दे रखी। लेकिन ताइवान इस प्रकार का कोई मौका चीन को नहीं देता कि चीन आए, ताइवान को ऑक्यूपाई कर ले, और क्योंकि उसने तो पहले ही कह रखा है कि मेरा इंटीग्रल पार्ट है। पश्चिम एशिया में ये गड़बड़ हो रही है कि इजराइल के आसपास के तमाम जो देश हैं, ये प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करते हैं। वो प्रॉक्सीज जाते हैं इजराइल पे हमला करने, और इजराइल ये समझने की बात है कि फिर इजराइल इसका मौके की तरफ फायदा उठाता है, और इसके बदले में कुछ ना कुछ जमीन हर बार इजराइल को मिलती जाती है। अभी जो ये पूरा संघर्ष चल रहा है, आप देखो इसमें गाजा को लेकर के आप देखो, या आसपास का पूरा जो पैलेस्टीन से रिलेटेड जितना भी एरिया है उसको देखो, इजराइल किस कदर बैठ गया है, हमको ये समझने की जरूरत है। राइट मैम, ठीक है। अंबर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं बचा है, मैं चाहता हूँ आप पूरी डिबेट को समाप्त करिए। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ अंबर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वॉर के समय में, क्योंकि अमेरिका उधर किम जोंग के साथ भी कम्युनिकेशन कर रहा है, वहाँ भी स्ट्रेस बना हुआ है। आप अपना वेस्टेड इंटरेस्ट आपका मिडल ईस्ट में भी है, इसके अलावा आप क्यूबा में भी आई गड़ाए हुए हैं, वेनेजुएला जैसा एक्शन आप क्यूबा में लेना चाहते हैं, उधर आप नाटो से को भी नाराज कर रहे हैं, रशिया और चाइना से भी आपका टॉक्स चल रहा है, आपकी एक यात्रा भी होने वाली है। अमेरिका मल्टी फ्रंट्स पर अंबर अपने आप को बिजी कर रख रहा है। ये लगता तो है कि अमेरिका बहुत क्रूशियली सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर से चीजें ठीक नहीं है। अमेरिका में इस चीज की बहुत बुराई हो रही है। उनके खुद के जो सेनेटर्स हैं वो कहते हैं कि ट्रंप ने बहुत बुरा फंसा दिया है।
देखिए विजिबली ऑफ कोर्स अब अगर आप देखिए यूएस जितने भी अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करते हैं या फिर आप आम अमेरिकन की बात करें, वो बिल्कुल वॉर से खुश नहीं। वैसे तो अगर आप अमेरिका में देखिए, उन लोगों को इतनी ज्यादा इन सारी चीजों की जानकारी भी नहीं होती कि क्या चल रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। दे आर नॉट सो अपडेटेड अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द ऑनगोइंग वॉर एंड ऑल। बट उनको तो इतना पता है कि हाँ कुछ तो बड़ा चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। लेकिन अगेन हम जितने भी लोग अवेयर हैं और जितने भी लोग, क्योंकि ऑफकोर्स बॉडी बैग्स भी जा रहे हैं, तो अमेरिका में बॉडी बैग्स जाना सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। लोग इस चीज को इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। प्लस अमेरिका में हम जानते हैं कि अभी नवंबर से जो मिड टर्म शुरू होने वाले हैं, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ा नुकसान हो सकता है। और डेफिनेटली ये बात शॉर्ट है, क्योंकि वैसे तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा और हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने जो अपने बड़े हित हैं लॉन्ग टर्म में, वो इसके जरिए, या फिर वेनेजुएला है, ऑयल पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया। हालांकि वो अभी भी उन्होंने फिर से बोला कि मैं अपने आप को पीस मेकर समझता हूं। हालांकि वो बात अलग है कि आप चाहे वेनेजुएला के आप प्रेसिडेंट को आप कैप्चर कर लें, आप ईरान में जाके इस तरह से स्ट्राइक कर दे जबकि आपके बीच बातचीत चल रही है। लेकिन अगेन इसका नुकसान उनको होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए वो ये पॉज की बात करें ताकि चीजें थोड़ी बेहतर हो। और जो मिड टर्म का असर या तैयारियां हैं जो उनकी पार्टी पे असर पड़ रहा है, इनफैक्ट उनकी पार्टी रिपब्लिकन्स भी इस पे प्रेशर डाल रहे हैं। आपको उन्हीं, अगर आप उनके सेक्रेटरीज में देखिए, जेडी वैंस हो या फिर पीटर हेगसेट हो, सबके बीच में अलग अलग तरह के स्टेटमेंट, डिफरिंग स्टेटमेंट इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प आपको आते हुए नजर आएंगे, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है और कुछ अंदर चल रहा है जो कि कोऑर्डिनेटेड नहीं है, या फिर हो सकता है कोई स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। लेकिन ये बात तय है कि अंदर डोमेस्टिकली अमेरिकन खुश नहीं है, यूएस सेनेटर्स और ये सारे, और वो खुश नहीं है, तो ये बात लगातार उठ रही है। लेकिन अमेरिका को लेकर अगर हम बात करते हैं, जो जिस उद्देश्य से प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो लॉन्ग टर्म में अमेरिकन इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए, जैसे कि हम सब जानते हैं पेट्रो डॉलर की हम बात करते हैं, वो स्ट्रांग हो रहा है, उसकी तरफ काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमको दिखा कि गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन फिर से हमको थोड़ा सा वापस से सारी चीजें होंगी, चीजें हिट हो रही हैं, ये सारा एनर्जी क्राइसिस और उससे सारी चीजें जुड़ी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका जो कर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो करे, वो लॉन्ग टर्म में अमेरिकन इकोनॉमी को, जो अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा डेट है, इनफैक्ट अभी यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट भी निकाली थी जिसमें उन्होंने बताया ऑफिशियली कि कितने बड़े कर्जे में अमेरिका है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प उस उद्देश्य पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म उनका उद्देश्य वो है। लेकिन अगेन ऑफकोर्स एक बड़ा लीडर होता है तो डोमेस्टिक प्रेशर भी होता है, तो डोमेस्टिक प्रेशर को साधने के लिए सारी चीजें अब वो कंट्रोल में लाने की कोशिश करें कि थोड़े समय के लिए यहाँ पर एक टैक्टिकल पॉज लिया जाए, ताकि अपने डोमेस्टिक जो इंटरेस्ट है उनको साध के वापस शायद नवंबर के आसपास वो एक बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं, ये मुझे लगता है। ऑलराइट, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कन्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। अंशु मैम थैंक यू सो मच। अंबर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और इतनी सारी इनसाइट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है देश के सवाल में, लेकिन बुलेटिन खत्म करने से पहले आपको इस वक्त के हेडलाइंस दिखा देते हैं। Presented by